डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो है एक विलेन। अध्याय 7, मुझे ये जगह नफरत है। नोआह ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे ही वह आंखें बंद करता, दूर से युद्ध की आवाज़ें पत्थर की दीवारों से टकराकर उसके कमरे तक पहुंच जातीं और उसे झकझोरकर जगा देतीं। महल के पहरेदार अब भी उन रैट्स की भीड़ से जूझ रहे थे जिन्हें आर्लो ने बुलाया था। उनकी ऊंची आवाज़ें उन प्रेत जैसे जीवों की डरावनी चीखों के साथ मिल रही थीं। कम से कम 3 बार ऐसा हुआ जब कुछ उसकी दीवारें तोड़कर अंदर घुस आया और उसे उन पंजों से लड़ना पड़ा जो उसे बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ सकते थे, इससे पहले कि शूरवीर आकर उसे बचाते। अब उसमें गुस्सा करने की भी ताकत नहीं बची थी। जब तक सूरज उगने लगा, नोआह ने सोने की कोशिश छोड़ दी। वह टूटी हुई खाट के किनारे बैठा, अपने बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सांस छोड़ दी। मुझे इस बेवकूफ़ ओरिजिन मेमोरी वाली झंझट को सुलझाना ही होगा ताकि कम से कम नहा सकूं और चैन से सो पाऊं। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी कि कौन है। समय हो गया है, लॉर्ड नोआह, सर एंजो ने बाहर से कहा। नोआह कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग सुस्त थे, मांसपेशियां पिछली रात की कसरत से अब भी दुख रही थीं, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वह नहीं गया तो उसे पूरा यकीन था कि किलियन उसे बेहोश करके थ्रेशर में फेंक देगा और वहां की दानवी प्राणियों को उसके साथ निपटने देगा। कमरे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सर एंजो अपनी हमेशा की कठोर शक्ल के साथ इंतजार कर रहा था। उसके पीछे पूरी तरह सुसज्जित शूरवीरों का एक दस्ता खड़ा था। नोआह ने भान उठाए। क्या आपको लगता है कि मैं भाग जाऊंगा? उसने तंज कसा। एंजो बस मुड़ा और चलते हुए बोला, मानक प्रोटोकॉल। नोआह ने लंबी सांस ली लेकिन चुपचाप उसके साथ हो लिया। बाहर घोड़े पहले से तैयार थे। ठंडी सुबह की हवा में उनकी सांसें धुंध जैसी दिखाई दे रही थीं। शूरवीर तेजी से सवार हो गए और नोआह को भी एक घोड़ा दिया गया। वह काठी पर चढ़ा और आरामदायक स्थिति खोजने लगा। वह अक्सर नहीं सवारी करता था, बस अमीरों की पार्टियों में दिखावे के लिए जहां लोग घुड़सवारी और बाजपालन जैसी चीज़ों का झूठा आनंद लेते थे। वे स्थिर गति से थ्रेशर की ओर निकल पड़े। आसमान अब भी अंधेरा था और सूरज सो रहा था जब वे शहर से गुजरे। नोआह ने चारों ओर देखने की जहमत नहीं उठाई और थोड़ी ही देर में वे नगरद्वार से बाहर निकल गए। सवारी की शांति अच्छी लग सकती थी अगर यह ज्यादा देर तक टिकती। लगभग 1 घंटे बाद तेजी से आते खुरों की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ा। नोआह को देखने की जरूरत भी नहीं थी कि कौन है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आर्लो ने पुकारा। उसकी आवाज़ इस मौके के लिए ज्यादा ही उत्साही थी। एंजो तंग गया मगर कुछ बोला नहीं। आर्लो ने सहजता से नोआह के पास आकर घोड़ा दौड़ा लिया। उसका घोड़ा काले बालों वाला ताकतवर जानवर था। बाकियों की तरह वह कवच में नहीं था। वह ऐसे सवारी कर रहा था जैसे कहीं कोई जल्दी न हो और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वासी मुस्कान थी। कमाल है ना? उसने हाथ फैलाते हुए कहा। ताज़ी हवा, जंगल की ओर मज़ेदार सवारी, पूरा दिन हमारे सामने। जिंदगी की कद्र करवा देता है। नोआह ने उसे घूरा। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि दिन खत्म होते होते मैं मर जाऊंगा? आर्लो हंसा। वो इस पर निर्भर है कि क्या तुम अब अपनी ओरिजिन मेमोरी खोलने के लिए तैयार हो या नहीं। नोआह ने आंखें घुमाने की इच्छा दबाई। वाह, पता नहीं, मैं तो सोच रहा था आराम से टाइम लूंगा। पहले थ्रेशर में थोड़ा घूम फिर लूं। आर्लो मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छा करोगे। खुशी है कि कम से कम किसी को तो भरोसा है। बाकी शूरवीर आर्लो की बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन उनकी अकड़ी हुई पीठ देखकर साफ लग रहा था कि वे चिढ़े हुए हैं। आखिरकार 1 और घंटे बाद ज़मीन बदलने लगी। पेड़ विले होते गए, जगह जगह खड़ी चट्टानें और पथरीले टुकड़े दिखने लगे। ज़मीन असमान हो गई और उनके सामने एक गहरी खाई मुंह बाए खड़ी थी। वे थ्रेशर पहुंच चुके थे। नोआह ने घोड़ा रोककर नीचे झांका। यह एक सकरी, अंधेरी घाटी थी जिसके दोनों ओर खड़ी चट्टानें थीं। नीचे ज़मीन पर गहरी धुंध छाई थी जो स्वाभाविक रूप से घूम रही थी। अंदर क्या छिपा है जाने बिना भी नोआह उसे महसूस कर सकता था। ये जगह गलत थी। क्या आप लोग यकीन से कह रहे हैं कि यही जगह है? उसने अविश्वसनीय भाव से शूरवीरों की ओर देखा। उसे तो लग रहा था कि अकेली धुंध ही उसे मार सकती है। हाँ, लॉर्ड नोआह, एंजो ने घोड़े से उतरते हुए कहा। और थ्रेशर का सामना करना रैत से आसान है? नोआह ने घोड़े से उतरते हुए पूछा। ओरिजिन मेमोरी खोलने के लिए? हाँ, एंजो ने उत्तर दिया। यहीं पर हम आपको छोड़ते हैं। नोआह ने घूरा। बस इतना, न कोई सलाह, न कोई हथियार, आपको अपने विकल्प दिए गए थे। पीछे से किलियन की आवाज़ आई। नोआह मुड़ा, हैरान था कि राजा खुद घोड़े पर यहाँ आया था। आपने थ्रेशर चुना है, लॉर्ड नोआह। अब आपको इसका सामना करना होगा। नोआह ने आंखें सनकरी कीं। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए मुझे छुटकारा पाने का सुविधाजनक तरीका है। किलियन मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हें मरवाना चाहता, लॉर्ड नोआह, तो तुम अब तक मर चुके होते। ये बिल्कुल भी भरोसा दिलाने वाला नहीं था। हथियार लेकर थ्रेशर में उतरना तुम्हारी ओरिजिन मेमोरी खोलने में बाधा डालेगा। जब हाथ में हथियार होगा तो अपने भीतर का हथियार ढूंढने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी?
आर्लो घोड़े से कूदकर उतरा और खिंचाव किया। ठीक है, ज्यादा देर मत करो, अंदर जाओ हीरो। नोआह ने लंबी सांस ली, अपना कोट सीधा किया और खाई के किनारे बने सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, वातावरण और शांत होता गया। ऊंची दीवारें ऊपर तक फैली थीं और आसमान अब बस एक पतली सी पट्टी बन गया था। जमीन उबड़ खाबड़ थी, जगह जगह काले मरोड़े हुए पौधे और पत्थर फैले थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कितनी दूर जाना है जब तक कुछ घटित न हो। तभी उसने सुना एक गहरी गुर्राहट। वह मुड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धुंध से एक विशाल आकृति बाहर आई। एक भेड़िया, सामान्य भेड़ियों से कई गुना बड़ा। उसकी खाल कोयले जैसी काली थी और आंखें जलती हुई नारंगी। उसके दांतों के बीच आग की लपटें चमक रही थीं, नथुनों से धुआं निकल रहा था। आग उगलने वाला भेड़िया, नोआह ने अविश्वास से कहा। कमाल। भेड़िया झपटा। नोआह मुश्किल से बचा, लुढ़कते हुए किनारे हटा, तभी जमीन का एक हिस्सा आग से झुलस गया जहां वह खड़ा था। वह हाँफते हुए खड़ा हुआ। ठीक है, भागना अभी सबसे अच्छी योजना लग रही है। वह एड़ी पर घूमकर दौड़ पड़ा। भेड़िया पीछे दौड़ा, आवाज तेज होती जा रही थी और जब उसे लगा कि अब वह भुनने ही वाला है, ऊपर से एक परछाई गुजरी। एक कान फाड़ने वाली चीख हवा में गूंजी और उसने ऊपर देखा, एक विशाल ऑक्टोपस जैसा जीव चट्टानों से उतर रहा था। उसकी लंबी भुजाएं फैलीं और भेड़िए को बीच झपटके में पकड़कर पटक दिया। दोनों दैत्य भिड़ गए, गुर्राते और चीखते हुए हिंसक युद्ध में उलझ गए। नोआह ने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा, लेकिन अगले मोड़ पर पहुंचते ही वह ठिठक गया। उसने कराहते हुए कहा, मुझे ये जगह नफरत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अध्याय 8 भी ऐसे ही हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं? डार्क ड्रैगन, बुलाया गया हीरो असल में विलेन है। अध्याय 8, डार्क ड्रैगन का जागरण। तापमान अचानक गिर गया और नोहा को तुरंत समझ आ गया कि यह मौत के सबसे करीब का पल है। और अगर उसने कुछ नहीं किया तो कुछ ही सेकंड में वह अधोलोक में पहुंच जाएगा। उसके सामने जो खड़ा था वह आग उगलने वाले भेड़िए या उड़ते ऑक्टोपस से भी कहीं ज्यादा भयानक था। वह था एक मिनोटॉर, 10 फीट लंबा विशालकाय दानव, जिसकी मोटी काया घाटी के ऊपर से आती रोशनी को ही ढक रही थी। उसकी खुरदरी त्वचा पर पुराने जख्मों के निशान और ताज़ा घाव थे, जो कभी भरते ही नहीं, मानो वह अपने ही दर्द से भोजन करता हो। उसके मोटे गले और झुके हुए कंधों से एक बैल का सिर ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, जो दुनिया को नहीं बल्कि सिर्फ अपने सामने मौजूद शिकार को देख रही थीं। उसके सिर से मुनी हुई 2 विशाल सींग ऊपर उठी हुई थीं, जिन पर सूखे खून के धब्बे थे। उसके आसपास की हवा सड़ान से भरी हुई थी और जब उसने फूंकार मारी तो उसकी चौड़ी नासिकाओं से धुआं ऐसे निकला जैसे किसी गाड़ी का एग्जॉस्ट हो। यह मौत थी, मांस और हड्डियों में लिपटी हुई। मिनोटॉर ने कदम आगे बढ़ाया तो नोहा को एहसास हुआ कि उसे डर नहीं लग रहा, बल्कि जो वह महसूस कर रहा था उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। झुंझलाहट। क्यों उसे उसकी जिंदगी से खींचकर यहाँ फेंक दिया गया? क्यों हर कोई उसे कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश कर रहा है, ये सोचकर कि वे चतुर हैं? लेकिन बस इतना ही नहीं था, वह कुछ और भी महसूस कर रहा था। आत्मविश्वास, अहंकार, यह उसके भीतर ऐसे भड़क उठा जैसे सूखी लकड़ी पर आग। उसे नहीं पता ये कहाँ से आया, लेकिन ये ताकतवर था। धार्मिक, न्यायोचित। वह थक चुका था, जगह जगह घसीटे जाने से थक गया था, इस्तेमाल किए जाने से थक गया था, कम आके जाने से थक गया था। उसने उस दैत्य को घूरा, उसका जबड़ा कस गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ मारी। वह आवाज़ इंसानी नहीं थी, यह उसके गले से भी आती नहीं लग रही थी। जो गर्जना उससे निकली वह गहरी थी, प्राचीन थी और क्रोध से भरी हुई थी। वह पूरी घाटी में सुनामी की तरह गूंज गई, पत्थरों को हिलाती हुई, हवा को विचलित करती हुई और मिनोटॉर को वहीं जकड़ती हुई। और अगले ही पल नोहा की दृष्टि गायब हो गई। वह अब घाटी में नहीं था, वह अब नोहा भी नहीं था। वह एक ड्रैगन था, विशाल, प्राचीन, एक अंधकार में पर्वत की चोटी पर लिपटा हुआ, जिसके चारों ओर अनंत काला धुंध फैला था। अभिशाप। अबिस की हवा जादू से भारी थी, हर चीज अराजकता से कांप रही थी और वही अराजकता संभावना थी। वह सुनहरी चीरी हुई आंखों से देख रहा था और हर झपकी के साथ वह उतनी शक्ति छोड़ता जितनी साधारण दैत्य अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। उसके नीचे पर्वत उसकी हर सांस से कांप रहा था। दूर कहीं एक भीषण युद्ध चल रहा था। नीचे के दैत्यों के लिए यह महायुद्ध था, लेकिन उसके लिए तो ये सिर्फ धूल का कण था। एक अग्नि हाइड्रा अंधेरे में दौड़ रही थी, काले अग्नि में लिपटी हुई, जो पीछे विनाश का रास्ता छोड़ती जा रही थी। वह लड़ रही थी एक ऐसे महादैत्य से जो मानो मांसपेशियों और दांतों से ढका हुआ पहाड़ हो। उनकी लड़ाई ने पूरे अभिशाप को हिला दिया था और वे सीधे पर्वत की ओर बढ़ रहे थे जहां नोहा ड्रैगन सो रहा था। महादैत्य की चीख ने आकाश फाड़ दिया। हाइड्रा की आग ने काले बादलों को जला दिया, लेकिन वे ड्रैगन के पर्वत को छूने वाले थे, इसलिए ड्रैगन खड़ा हो गया। नोहा पूरी ऊंचाई तक उठ खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली और फिर उसने दहाड़ मारी, एक पूर्ण परिपूर्ण दहाड़।
यह आवाज़ नहीं थी, यह आदेश था। सत्ता, अधिराज्य। उसके मुंह से निकली तरंग मानो अधिकार से बनी हुई सुनामी थी। महादित्य की शक्ति चकनाचूर हो गई, उसकी चीखें सिसकियों में बदल गईं। हाइड्रा की आग फड़फड़ाई और फिर पूरी तरह बुझ गई, जैसे आंधी में दीपक। उनका जादू बुझा दिया गया। उनकी शक्तियां टूट गईं, न सोखी गईं, न रोकी गईं, बल्कि शून्य कर दी गईं। नोहा ने सब महसूस किया, अपनी उपस्थिति की विशालता, अपनी शक्ति की असीमता। उस पल में वह न कोई हीरो था, न बुलाया गया मोहरा। वह था सर्वोच्च शिकारी, खाद्य श्रृंखला की चोटी। वह था स्वामी। और फिर उसने पलक झपकाए, हकीकत झटके के साथ लौट आए। वह फिर घाटी में खड़ा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसके भीतर से दबाव एक मौन विस्फोट की तरह फैला। जमीन फट गई, हवा कांप गई, और सब कुछ गायब हो गया। मिनट और ऐसे घुल गया जैसे वह कभी था ही नहीं। धुंध पलक झपकते ही विलीन हो गई। पत्थर, पौधे, अंधेरे की परछाइयां सब गायब। नष्ट नहीं हुए, भस्म नहीं हुए, बस गायब, मानो वे कभी वास्तविक थे ही नहीं। नोहा लड़खड़ाया, हाँफते हुए। उसका सीना धड़क रहा था, उसकी उंगलियां बची हुई शक्ति से कांप रही थीं। और फिर बिना किसी के बताए उसे पता चल गया। उसे अपने मूल स्मृति, ओरिजिन मेमोरी का नाम पता था। ड्रैगन की दहाड़। घाटी के ऊपर से एक प्रसन्न सीटी की आवाज़ आई। अर्लो एक पल बाद उसके बगल में उतरा, ऊपर से ऐसे गिरते हुए जैसे यह उसके लिए खेल हो। उसकी आंखों पर पट्टी अब भी थी, लेकिन नोहा को उसकी आंखें देखने की जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा है। वाह वाह वाह, देखो कौन आखिरकार जाग गया। नोहा ने उसकी ओर देखा, जबड़ा भींचते हुए। ये अभी क्या हुआ? अर्लो हंस पड़ा। ये मेरे दोस्त, तुम्हारा पूरा थ्रेशर को उड़ाना था। नोहा पलकें झपकाया। क्या तुमने सही सुना? थ्रेशर एक भ्रम है, नियंत्रित। ऐसा बनाया गया कि तुम्हारी प्रवृत्तियों को उकसाए, तुम्हारे डर को हिलाए और तुम्हारी मूल स्मृति को खोल दे। नोहा ने चारों ओर देखा। तो ये सब असली नहीं था। भेड़िया, ऑक्टोपस, ड्रैगन। अर्लो हंसा। ओह नहीं, ड्रैगन तो असली था। वह तुम थे, लेकिन हाँ, बाकी सब गड़े गए अभिशापी भ्रम। लेकिन नोहा, तुमने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की, तुमने उसे चकनाचूर कर दिया। थ्रेशर को राक्षसों को तोड़ना चाहिए था, तुमने उसे ही तोड़ दिया। नोहा ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसके पास शब्द ही नहीं थे। अर्लो ने उसकी पीठ थपथपाई। बधाई हो, लॉर्ड नोहा, अब तुम आधिकारिक रूप से बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गए हो। लेकिन हम, नोहा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन क्या? अर्लो की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी। तुम शायद जरा ज्यादा जोर से दहाड़ दिए। नोहा भौहें चढ़ाते हुए बोला। उसका क्या मतलब? पहली बार अर्लो गंभीर हो गया। तुमने एक झटका छोड़ा, सिर्फ जादू नहीं, सत्ता। और ऐसी तरंग दूर तक गूंजती है, कोई भी अभिशापी दैत्य जो 10 मील के दायरे में छिपा था। उसने उसे महसूस किया, सुना, पहचाना। नोहा की रगों में चुनौती का खून खौलने लगा। और वे क्या करेंगे? अर्लो मुस्कुराया। वे चुनौती का जवाब देंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे आने वाले अध्याय भी इसी तरह हिंदी में अनुवाद कर दूं? डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो है विलेन। अध्याय 9, पहला हमला। नोआ पत्थरीली जमीन पर चहलकदमी कर रहा था, उसकी दहाड़ का नशा अब भी उसकी छाती में गूंज रहा था। मानो उसके सीने में आग और बिजली दोनों कैद हों, और हैरानी की बात यह थी कि ये अच्छा लग रहा था। ऐसा जैसे इस दुनिया में कदम रखने के बाद से वह किसी पिंजरे में था, अनजाने बोझ से दबा हुआ। पर अब वो बोझ गायब हो गया था। उसे लग रहा था जैसे वह 3 दिन और 3 रात दौड़ सकता है, जैसे एक छलांग में आसमान छू सकता है, जैसे पैरों तले की दुनिया को जीत सकता है। वह महसूस कर रहा था जैसे वह एक ड्रैगन हो, अहंकारी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उस आत्मविश्वास को महसूस किया जो इस ज्ञान से आता है कि दुनिया की बहुत कम चीजें उसे छू भी सकती हैं। ये आत्मविश्वास जंगली नहीं था, बल्कि शांत था। जैसे शेर अपने शिकार को देखता है, जिसे पता है कि मौत तय है। या जैसे ड्रैगन दुनिया को देखता है, ये जानते हुए कि दुनिया उसके पैरों तले है। ये आत्मविश्वास किसी भ्रम से नहीं, बल्कि सच्चाई से पैदा हुआ था। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह एहसास सिर्फ उसका नहीं था, ये वह था। और ड्रैगन, उसकी आत्मा से जुड़ा वह प्राचीन अस्तित्व। ये भावनाएं कहीं बाहर से नहीं आई थीं, बल्कि हमेशा से उसके अंदर थीं। वह आत्मविश्वास जिसने उसे दुनिया के टॉप 0.001% में जगह दिलाई थी, एक अरबपति बनने का। ड्रैगन ने बस उस भावना को और बढ़ा दिया था। अर्लो उसके पास आकर अपनी आस्तीन से काल्पनिक धूल झाड़ता हुआ बोला, मानो उसने अभी कोई बड़ा काम कर दिया हो। अलग महसूस कर रहे हो? उसने पूछा। नोआह ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि मैं किसी बहुत ताकतवर चीज से लड़ना चाहता हूँ, कुछ बेहद मजबूत। क्या ये सामान्य है? अर्लो हंस पड़ा। ड्रैगन काइमेरा के लिए बिल्कुल। वो घमंड, वो अहंकार, ये पैकेज का हिस्सा है। ड्रैगन डरते नहीं, उन्हें जीत की उम्मीद होती है, और ज्यादातर बार वो जीतते हैं।
नोआह ने भौहें सिकोड़ लीं जब उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर एक और अलग चीज़ थी। उसके सीने में जलती हुई आग की तरह एक गोले जैसा एहसास, जैसे दूसरी धड़कन। मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ, उसने कहा, जैसे गर्मी का एक गोला मेरे अंदर है। वो तुम्हारा माना पूल है, अर्लो ने हाथ बांधते हुए कहा। अब जबकि तुम जाग चुके हो वो सक्रिय है, और चूंकि तुम ड्रैगन से जुड़े हो ये बेहद विशाल होगा। न सिर्फ इतना, बल्कि ये दूसरों से कहीं तेजी से भरता रहेगा। नोआह ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब उसे समझ आया कि उसकी दहाड़ के दौरान अचानक ये ताक क्यों फूट पड़ी थी, क्यों थ्रेशर का भ्रम ढह गया था। उसके अंदर का माना एक लहर बनकर बाहर फूट पड़ा था। तभी उन्हें घोड़ों की टाप और कवच की खड़खड़ाहट सुनाई दी। राजा सिल्लियन और उनके शूरवीर पूरी रफ्तार से उनकी ओर आ रहे थे। सामने सर एंजो थे, चेहरे पर तनाव। उनके रुकते ही राजा ने नोआह की ओर कठोर नजरों से देखा। तुमने थ्रेशर को बेहोश कर दिया। नोआह ने पलकें झपकाईं। तुम्हारा स्वागत है। सिल्लियन घोड़े से उतरे। हमें इसे फिर से शून्य से चार्ज करना पड़ेगा। ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह अस्थिर हो गया है। अर्लो ने सीटी बजाई। कहा था न, ये सचमुच असली सौदा है। सिल्लियन की नज़रें अब भी नोआह पर टिकी थीं। माना अर्लो ने तुम्हें बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है। नोआह ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे जागने से आसपास के सारे अबिसल जानवर आकर्षित हो गए हैं। सही कहा, सिल्लियन बोले। अगर हम पीछे हटे तो ये हमें पीछा करते रहेंगे। तुम अभी अंधेरे में जलती आग जैसे हो। एक चुनौती। ये तब तक आते रहेंगे जब तक तुम में से कोई मर नहीं जाता। इसलिए हमें यही मोर्चा लेना होगा। जानवर आ रहे हैं, सर एंजो ने चेतावनी दी। नोआह ने ऊपर देखा। खाई के ऊपर दर्जनों अबिस रेत दिखाई दिए। दिन के उजाले में भी वे और घातक लग रहे थे, उनके हाथ पांव धुएं की तरह लहराते हुए। क्या हो रहा है? नोआह ने अर्लो की ओर देखा। मैंने सोचा था कि मेरे ओरिजिन मेमोरी जागने के बाद ये गायब हो जाएंगे। ऐसा होना चाहिए था, अर्लो ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी पहली ऊर्जा लहर में माना था। अगर उन्होंने उसे सोख लिया तो शायद वो टिके रह पाए। खासकर क्योंकि ये तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे। पहली लहर तक काफ़ी पास थे, लेकिन उस दहाड़ से काफ़ी दूर जिसने थ्रेशर को मिटा दिया। रेत खाई से नीचे कूदने लगे। शूरवीरों ने ढाल उठाई। अर्लो ने अपने कंधे घुमाए। सिल्लियन ने हवा से एक चमकदार तलवार खींच निकाली। नोआह ने गहरी सांस ली। उसका ड्रैगन हिस्सा फिर से जाग उठा। उसने मुंह खोला, लेकिन अर्लो ने हाथ रखकर उसे रोका। नहीं, नोआह ने उसे घूरा। अगर तुमने फिर दहाड़ा, अर्लो ने चेतावनी दी, तो हमारी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। मेमोरी सबको प्रभावित करती है। हम सब असहाय रह जाएंगे और ठीक उसी समय दूसरी लहर आएगी। नोआह ने गुर्राया लेकिन मान गया। वह आगे बढ़ा, मुठियां कसकर। जैसे ही रेत उनके चारों ओर उतरे और युद्ध शुरू हो गया। रेत चीखते हुए शूरवीरों पर टूट पड़े। सर एंजो ने उन्हें सीने से भिड़ लिया। उनके शूरवीर प्रशिक्षित थे। मजबूत पंक्तियां बनाए, वार रोके, पलटवार किया और आते ही रेत को काट गिराया। सिल्लियन ऐसे चल रहे थे जैसे वो उनकी उम्र से कहीं कम हो। उनकी तलवार हर वार में एक रेत को चीर देती, हर चाल मानो नृत्य जैसी। अर्लो युद्ध क्षेत्र में इधर उधर कूद रहा था जैसे ये कोई मामूली दिन हो। वो न हमला करता, न रोकता, बस बचता, मानो ये सब खेल हो। उसकी उंगली के हल्के स्पर्श से ही एक रेत गायब हो जाता, मानो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। और इस सब के बीच नोआह अलग था। वो नाच नहीं रहा था, वो बच नहीं रहा था, वो विनाश कर रहा था। पहले रेत को उसने हवा में ही पकड़कर जमीन से दे मारा। वह पहले से कहीं हल्का, तेज और मजबूत लग रहा था। पीछे से आए एक और रेत को उसने झटके में दीवार पर दे मारा। 3 और कूदे। उसने उन्हें कागज की तरह चीर डाला। ड्रैगन उसके भीतर उबल रहा था, क्रोध से नहीं बल्कि खुशी से। चुनौती की खुशी, लड़ाई की खुशी, ताकत साबित करने का रोमांच। एक रेत धुएं में बदलना चाहता था, पर नोआह ने उसे मुक्के से चीर डाला। वे आते ही जा रहे थे, दर्जनों, जैसे कोई सेना। थ्रेशर का मैदान अव्यवस्था से भर गया। शूरवीर कसी हुई पंक्तियों में लौट आए। एंजो आदेश चिल्ला रहे थे। सिल्लियन की तलवार कभी धीमी नहीं हुई। अर्लो गायब होकर युद्ध क्षेत्र में कहीं और प्रकट हो जाता, उंगली के स्पर्श से रेत मिटाता हुआ। पर नोआह, वो बवंडर था। उसके भीतर का ड्रैगन हंस रहा था। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार उसे मोहरा नहीं लगा। वह प्रकृति की ताकत जैसा महसूस कर रहा था, अजैब बल और अडिग दीवार दोनों। जब आखिरी रेत धुएं में घुला तो खाई में शांति छा गई। शूरवीर हाँफ रहे थे, उनके कवच डेंटेड थे, लेकिन वे सभी जीवित और सही सलामत थे। बीचों बीच नोआह खड़ा था, मुठियां कसी हुई और खून दौड़ता हुआ। यही था असली जीवन। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर दहाड़ लगाए। दहाड़ जो पूरी तरह उसकी थी, जिसमें जरा भी माना नहीं था। अर्लो हंसते हुए उसके पास आया। अब ये मज़ेदार था। सिल्लियन ने अब भी हाथ में रोशनी की तलवार पकड़े कहा, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। सर एंजो ने सिर उठाया। दूसरी लहर आ रही है।
सबने खाई की ओर देखा। आसमान अब और गहरा हो गया था। धुंध फैल रही थी। उसके भीतर परछाइयां हिल रही थीं। बड़ी परछाइयां। अर्लो मुस्कुराया। लगता है इन्हें नए लड़के को अच्छे से परखना है। डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो एक विलेन है। अध्याय 10, इंसानों के सबसे बड़े रिश्तेदार दानव। नोआह अपने भीतर गूंजती ऊर्जा को महसूस कर सकता था। पहली लहर तो उसके लिए बस एक वार्म अप थी, लेकिन असली लड़ाई आने में बहुत देर हो रही थी। वह इधर उधर टहल रहा था, बीच बीच में गुर्राता हुआ। उसके भीतर बहुत सारी झुंझलाहट भरी हुई थी जिसे बाहर निकालना था। सिलियन और सर एंजो आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। भले ही वे थोड़े दूर थे, फिर भी नोआह उनकी अस्पष्ट आवाज़ें सुन सकता था, लेकिन शब्द साफ नहीं समझ पा रहा था। उसकी सारी इंद्रियां अब पहले से तेज हो चुकी थीं, नज़र, छूना, सूंघना, स्वाद और सुनना। अपनी ओरिजिन मेमोरी के साथ उसकी ड्रैगन जैसी काया सामने आ चुकी थी। वह जानता था कि वह एक मुक्के में बड़े बड़े पत्थर तोड़ सकता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। उसने देखा था कि बाकी काइमेरा क्या कर सकते हैं। हर काइमेरा की शारीरिक क्षमता बढ़ जाती थी, और भले ही उसे लगता था कि उसकी ताकत बाकियों से ऊपर है, लेकिन बिजनेस करते हुए उसने बहुत पहले सीख लिया था कि अंदाजे इंसान को उतनी ही जल्दी मार सकते हैं जितनी कोई हथियार। अरे जरा शांति रखो, अर्लो ने धूल भरी जमीन पर लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा। उसके हाथ सिर के पीछे टिके हुए थे। तुम नाइट्स को डरा रहे हो। नोआह ने नाइट्स की तरफ देखा तो पाया कि सचमुच वह उन्हें बेचैन कर रहा था। वे उसे बार बार देख रहे थे और उसकी चहलकदमी ने उन्हें घबराहट में डाल दिया था। उसने रुककर हाथ अपनी जेब में डाल लिए। दूसरी लहर कब आएगी? इसे जल्दी खत्म करो। हो, काफी उतावले हो रहे हो। अर्लो ने अपना सिर मोड़कर उसकी तरफ देखा, भले ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। धूप में उसके चांदी जैसे बाल चमक रहे थे। असल में दूसरी लहर तो अब तक आ जानी चाहिए थी। तो फिर वे रुकी क्यों हैं? नोआह ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सरल है, उन्हें अपने काबू में कर लिया गया है। काबू में? एबिस अबिस के अंदर दैत्य बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे इस दुनिया में आते हैं उनकी ज़्यादातर बुद्धि खो जाती है। कुछ तो ऐसा है इस दुनिया में जो उनकी आत्मा का एक हिस्सा बंद कर देता है। हमें लगता है कि ये दुनिया की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जब ये दैत्य यहाँ आते हैं तो उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ दुर्लभ काइमेरा को ऐसी मेमोरी मिलती है जिससे वे एबिसल बीस्ट्स को नियंत्रित कर सकते हैं। तुम्हारे उदाहरण की तरह एक ड्रैगन काइमेरा। तुम भी एक दिन ऐसी मेमोरी पा सकते हो, और इससे पहले कि तुम पूछो, नहीं। अर्लो ने नाटकीय अंदाज में सांस छोड़ी। मेरे पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जो मुझे सीधे एबिसल बीस्ट्स को नियंत्रित करने दे। यही मेरी एकमात्र कमजोरी है। मैंने पूछा भी नहीं था। नोआह ने सिर हिलाया। लेकिन अगर बीस्ट्स पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो यह अच्छी बात है या बुरी? इस बार बुरी, बिल्कुल बुरी। अर्लो ने जम्हाई ली, क्योंकि एक खास तरह का एबिसल बीस्ट है जो इन नियमों से अलग है। नोआह ने अंदाजा लगाया। दानव? बिल्कुल। अर्लो ने उंगली चटकाई और नोआह की ओर इशारा किया। बाकी बीस्ट्स के विपरीत दानव इस दुनिया के लोगों जैसे ही होते हैं। इस वजह से सुरक्षा उन्हें पहचान नहीं पाती। वे खौफनाक हैं क्योंकि वे हमारी तरह हैं, बुद्धिमान, रणनीतिक और नैतिकता से पूरी तरह मुक्त। यही उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। हर दानव के पास बाकी एबिसल बीस्ट्स को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। तो अगर बाकी बीस्ट्स अब तक नहीं आए हैं तो इसका मतलब है कि किसी दानव ने उन्हें अपने काबू में कर लिया है। और दानव की फौज के साथ अब हमारी असली लड़ाई शुरू होगी। नोआह समझ नहीं पा रहा था कि इस सब के बारे में कैसा महसूस करे। वह तो कहीं स्विमिंग पूल पार्टी में मार्टिनी पीना पसंद करता। यह उसकी गलती थी कि उसने चुनौती चाही थी। देखो, अर्लो ने उसका ध्यान खींचते हुए नाइट्स की तरफ इशारा किया। उनमें से एक नाइट अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर पत्थरों की दीवारें खड़ी कर रहा था। हम एक ऐसे एबिसल बीस्ट से लड़ने जा रहे हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि हमें भी दिमाग से लड़ना होगा। उन्हें उन रास्तों में फंसाओ जो हमारे लिए सही हों। अगर हम मैदान को नियंत्रित करेंगे तो जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, जब तक सिलियन और मैं यहाँ हैं तुम मर नहीं सकते। अर्लो ने मुस्कराते हुए कहा। नोआह ने देखा कि पत्थर पिघलकर फिर से जम गए और दीवार बन गई। सैनिक उनके चारों ओर एक भूल-भुलैया बना रहा था। ये सब सुनने में रोमांचक था, लेकिन अगर उसे रोमांच चाहिए होता तो वह पृथ्वी पर स्काईडाइविंग या बंजी जंपिंग करना पसंद करता। यही कारण था कि वह वापस घर जाना चाहता था। वह असल में किताबों में पढ़ना पसंद करता था कि कैसे हीरो राक्षसों को हराते हैं, बजाय इसके कि खुद उनसे लड़े। लेकिन उसके भीतर का ड्रैगन इस चुनौती को महसूस कर रहा था। और एक बात दोनों हिस्सों में समान थी, उसे किसी की मर्जी से बुलाया और नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये, नोआह, उन जीवों का पहला स्वाद होगा जिन्हें हराने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। अर्लो अचानक उठकर मुस्कुराते हुए बोला। क्या तुम तैयार हो? नोआह के होंठों से एक गुर्राहट निकली। चुनौती के विचार से उसके भीतर फिर वही घमंड की लहर उठी, लेकिन उसने उसे दबा दिया।
वह इंसान था, ड्रैगन नहीं। उसके पास ड्रैगन की सिर्फ एक मेमोरी थी। वह अब भी पराजित हो सकता था। उसके लिए बेहतर होगा कि वह पहले सीखे कि वह कर क्या सकता है। फिर जब वह दानव और उसकी फौज को हरा देगा तब उसका अहंकार सही मायनों में जायज़ होगा। मुझे बताओ काइमेरा बनने का पूरा सच, उसने आखिरकार कहा। अर्लो एकदम जोश से खड़ा हो गया, जैसे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों। मुझे लगा तुम कभी नहीं पूछोगे। उसने 2 उंगलियां उठाईं। जादू के 2 प्रकार अब भी जीवित हैं। पहला, रिचुअल मैजिक, जिसने तुम्हें यहाँ लाकर काइमेरा बना दिया। उसने एक उंगली नीचे की। और दूसरा, एबिसल मैजिक, जिसे हम काइमेरा इस्तेमाल करते हैं। एबिसल मैजिक में हम उस आत्मा की शक्ति उधार लेते हैं जिसे तोड़कर हमारी आत्मा में मिला दिया गया है। असली दैत्य अब मौजूद नहीं हैं, सिर्फ उनकी मेमोरीज बची हैं। जब हम खुद को ऐसे हालात में डालते हैं जहां मौत सामने हो, तब हम ओवरड्राइव की अवस्था में पहुंचते हैं और उन मेमोरीज को जगा सकते हैं। और फिर उनकी शक्तियां हमारी आत्मा में कॉपी होकर हमें मिल जाती हैं। तो अगर तुम्हें एक से ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो तुम्हें बार बार जानलेवा हालातों में जाना पड़ेगा। अर्लो चौड़ी मुस्कान के साथ थोड़ा पागल सा दिख रहा था। और मेरे अनुभव के मुताबिक ये कीमत वसूल है। 3 मेमोरीज 2 से बेहतर और 4 3 से ज़्यादा। और हर नई मेमोरी के साथ तुम्हें अपने जानवर से जुड़ी शारीरिक ताकत और भी ज़्यादा मिलती है। अगर वो ताकत है तो तुम और ताकतवर हो जाते हो। अगर स्पीड है तो और तेज़। तो काइमेरा होना बहुत ही आसान है। बस जितनी हो सके उतनी मेमोरीज जमा करो और ताकतवर बनते जाओ। नोआह ने खुद से सिर हिलाया। अगर खुद को बार बार मौत के मुंह में डालने से उसे ये शक्ति मिल सकती थी कि कोई भी उसे नियंत्रित न कर सके, तो वह खुशी खुशी ये रास्ता अपनाएगा। अर्लो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसने ऊपर की तरफ देखा। अगले ही पल घाटी के ऊपर से एक भयानक हुआंकार गूंज उठा। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई और उसने नोआह की ओर देखा। लगता है हमारा मेहमान आखिरकार आ ही गया। डार्क ड्रैगन, द समनर्ड हीरो इज़ अ विलेन। अध्याय 11। क्या ये दिलचस्प नहीं है? जिस भी अंधकार में दैत्य ने पहली बार हुआंक भरी थी, उसके बाद से चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सौभाग्य से भूलभुलैया तैयार थी। पत्थर की दीवारें उनके चारों ओर उठीं, ऊंची और खुरदुरी, जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया और लंबी छायाएं जमीन पर रेंगने लगीं। उस शूरवीर ने, जिसने अपनी स्मृति मेमोरी का उपयोग करके धरती को आकार दिया था, शानदार काम किया था। उसने संकरे गलियारे, तंग मोड़ और ढेरों बंद रास्ते बनाए थे। देखने में ये सुंदर नहीं था, लेकिन सुंदरता की जरूरत भी नहीं थी। जरूरत बस इस बात की थी कि ये काम करे। नोआह भूलभुलैया के प्रवेश द्वार के ठीक अंदर खड़ा था, अपनी उंगलियां मोड़ते हुए। वह भी अपने भीतर ऊर्जा की गूंज महसूस कर रहा था। उसकी माना शक्ति उसके सीने में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी छोटे झील को बंद कर दिया गया हो। उसका शरीर एक साथ हल्का और भारी लग रहा था। शक्तिशाली, हाँ, लेकिन बंधा हुआ। जैसे कोई धनुष पूरी तरह तन चुका हो और तीर छूटने के लिए तैयार हो। सर एंजो अग्रिम पंक्ति के पीछे चलते हुए पोजीशन जांच रहे थे। अपनी जगह बनाए रखो। अगर वे एक दीवार तोड़ दें तो अगली पर पीछे हट जाना, लेकिन गिरना मत। सिलियन किलियन एक ऊंचे पथरीले उभार पर खड़ा था, जहां से पूरा भूलभुलैया दिखाई देता था। उसके हाथ में रोशनी की तलवार थी। आलो उसके पास बैठा था, टांगे लटकाते हुए, जैसे पिकनिक मनाने आया हो। वह गुनगुना रहा था, जैसे उन पर राक्षसों की भीड़ टूटने ही वाली न हो। वही एक था जो सच में पूरी तरह निश्चिंत दिख रहा था। वह मुस्कुराया जैसे कोई मस्ती के सफर पर निकला हो। वे आ रहे हैं, नोआह ने बुदबुदाया। उसे कहने की जरूरत नहीं थी। सब महसूस कर रहे थे। हवा में ही कुछ बदल रहा था, कुछ अंधकार में और हिंसक। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नफरत को ही हवा में घोल दिया हो, और वो हर सांस के साथ उनके शरीर में भर रही थी। यहाँ तक कि ऊपर का आकाश भी थोड़ा गहरा हो गया था, सूरज की रोशनी और धुंधली। जमीन कांपने लगी। ये कांपना न तो नोआह की बनाई तरंग जैसा था, न भूकंप जैसा, बल्कि ऐसा मानो कोई जमीन में धड़कनें भेज रहा हो ताकि भूलभुलैया को कमजोर किया जा सके। खाई में फैली धुंध, जिसे नोआह ने त्रेशर को मिटाते समय साफ कर दिया था, अब लौट आई थी। वो तेजी से लुढ़कती हुई भूलभुलैया की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे समुद्र की लहरें किनारे से। जिस तरह दीवारों ने राक्षसों को उनकी नज़रों से छिपा रखा था, उसी तरह वे भी राक्षसों को नहीं देख पा रहे थे। नोआह ने आंखें सनकरी कीं। राक्षस सचमुच चालाक था। और फिर हुआंक गूंजी। वे सभी तीखी, आदिम और गहरी थीं। और उन्होंने नोआह के भीतर की आग को जगा दिया। वह उन्हें मिट्टी में मिलाना चाहता था। जगह संभालो, सर एंजो गरजे। शूरवीरों ने ढाल उठाई, तीर चढ़ाए। सबने अपनी स्मृतियां सक्रिय कर दी और राक्षसों की लहर का इंतजार करने लगे। नोआह सीधा खड़ा रहा, इंतजार करता हुआ। मौत बांटने का इंतजार। राक्षस धुंध से उभरे, मानो जिंदा डरावने सपने। विशाल भेड़िए जैसे जीव, जिनकी रीढ़ें काली थीं। 3 आंखों वाले दैत्य, जिनके मुंह में से बाहर झांकते विशाल दांत थे।
और सांप जैसे जीव जो दीवारों के ऊपर रेंग रहे थे। सब धुंध से घिरे हुए और सब भूख में गुर्राते या फुफकारते हुए वे दौड़े। भूलभुलैया ने उन्हें रोक लिया। शुरू के कुछ मिनट अराजक थे, लेकिन संगठित अराजकता। राक्षस संकरे गलियारों में घुसे और शूरवीरों ने जोरदार प्रहार किए। नोआह लड़ाई में कूद पड़ा। उसने एक दैत्य को गले से पकड़कर इतनी जोर से दीवार पर पटका कि पत्थर फट गया। दीवार हिल गई। दीवारें मत तोड़ो, एंजो ने अपनी जगह से चिल्लाया। उन्हें भूलभुलैया के अंदर आने दो। लेकिन नोआह ने बस जवाब में एक भेड़िया जैसे राक्षस का गला फाड़ दिया जो उस पर झपटा था। शूरवीरों का दल धीरे धीरे भूलभुलैया के चौड़े गलियारों से पीछे हट रहा था। ड्रैगन का हिस्सा उसे पीछे हटने से रोकना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उनके साथ साथ लड़ते हुए पीछे कदम बढ़ाए। उसके लिए ये ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की लड़ाई थी। अगर वह अकेला होता तो अब तक मर चुका होता। उसे समूह के साथ रहना ही था, वरना चारों तरफ से गिरने का खतरा था। उसने हवा से झपटते एक सांप को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। दीवारें और जमीन खून से भीग गईं। वह सबसे आगे था, मारता हुआ और बाकी राक्षसों को गलियारे में खींचता हुआ। अब एंजो ने चिल्लाया और नोआह ने दीवार पर मुक्का मारा। पत्थर बाहर की ओर फट गया, फिर ऊपरी हिस्सा भीतर गिर पड़ा और भूलभुलैया बनाने वाले शूरवीर ने उसे नियंत्रित किया। भारी धमाके के साथ पत्थर गिरे और नीचे खड़े राक्षसों को चपटा कर दिया। अगला चरण, एंजो ने फिर गरज कर कहा, क्योंकि टूटे हिस्से से और राक्षस अंदर घुसने लगे। शूरवीर भूलभुलैया के और भीतर हट गए, लेकिन नोआह धीरे चला। वह रुका रहा और लड़ता रहा। वह दीवार के गिरे हिस्सों के पत्थरों को उठाकर राक्षसों की खोपड़ियां कुचल रहा था। ऊपर से आर्लो ने खुशी से आवाज लगाई, उड़ते राक्षसों को आसानी से काटते हुए। अब तुम सच में ड्रैगन की तरह सोच रहे हो। नोआह लड़ता रहा, लेकिन जितना लड़ता गया उतना गलत महसूस हुआ। उसने सांस रोकी। राक्षस गायब हो गए थे। उसने कान ताने। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध फुसफुसा रही हो। आवाजें थीं, हलचल थी, लेकिन हमला नहीं हो रहा था। फिर अचानक भूलभुलैया का बड़ा हिस्सा फट गया। राक्षस झुंड में अंदर टूट पड़े, शूरवीरों को चौंका दिया। एक शूरवीर चिल्लाया जब एक सांप जैसा जीव ऊपर से गिरा और उसे कुचल दिया। दूसरा मदद के लिए दौड़ा, लेकिन दो भेड़िया राक्षस अचानक कहीं से निकले और उसे खींच ले गए। अब राक्षस भूलभुलैया के चारों ओर घूम रहे थे, घेर रहे थे और दोनों तरफ से वार कर रहे थे। नोआह ने देखा, राक्षस उसके हिस्से से दूर जा रहे थे, उस पर हमला नहीं कर रहे थे। एंजो आदेश चिल्ला रहा था, लेकिन पंक्तियां टूट रही थीं। कुछ राक्षस पीछे से आ रहे थे, कुछ दीवारें चढ़ रहे थे। नोआह दहाड़ते हुए दौड़ा और छोटे राक्षसों के झुंड को रोक लिया जो किनारे से घुसे थे। उसने एक को जमीन पर पटका, दूसरे को दीवार से मारा और तीसरे के पंजों से झुककर बच निकला। वे भी अब उस पर ढल रहे थे। ऊपर से सिलियन ने अपनी तलवार उठाए और उससे रोशनी की किरण निकली, जिसने धुंध को चीरकर दर्जन भर राक्षसों को काट डाला। घाटी कुछ क्षण के लिए रोशनी से भर गई, लेकिन फिर भी राक्षस आते रहे। सिलियन, नोआह दीवार कूदकर ऊंचाई पर पहुंचा। वे बेतरतीब हमला नहीं कर रहे, वे समन्वित हैं। सिलियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं देख रहा हूं, उन्हें दैत्य नियंत्रित कर रहा है। आर्लो ने सीटी बजाई। अच्छा है कि हमारे पास जबरदस्त ताकत है। वह मुस्कुराया और उंगली चटकाए। पूरा भूलभुलैया समय में उलटने लगा। टूटी फूटी दीवारें खुद ठीक होने लगी और गिरे हिस्से फिर से खड़े हो गए। जाओ और नष्ट कर दो। खुशी से नोआह मुस्कुराया और वापस भूलभुलैया में कूद पड़ा। वह रास्ते में हर राक्षस को मारता गया, लेकिन भीड़ थमी नहीं और शूरवीर गिरते गए, उनकी चीखें गूंजती रहीं। नोआह एक मोड़ पर रुका। उसके सामने एक भेड़िया राक्षस खड़ा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह बस उसे देखता रहा, फिर मुड़ा और भाग गया। नोआह उसका पीछा करने लगा। वह और तेज दौड़ा, दीवारों से उछलकर, लेकिन वह राक्षस हमेशा उससे थोड़ा आगे रहा। फिर नोआह एक मोड़ पर पहुंचा और ठिठक गया। धुंध हट गई। सामने एक आकृति खड़ी थी। मानव, या कम से कम दिखने में मानव। लंबा, पतला, किसी अमीर कुलीन की तरह कपड़े पहने। चेहरा पीला और बेदाग, आंखें गहरी, काली अंधकार जैसी। वह शांत खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए। नोआह की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये दैत्य जैसा जानवर नहीं था, ये सोचने वाला था, चालाक, घातक। और उसके भीतर का ड्रैगन चुनौती में दहाड़ उठा। उस आकृति ने उसे देखा और सिर थोड़ा झुकाया। दिलचस्प, आवाज मृदु थी, धीमी और जिज्ञासु। न चीख, न गुर्राहट, बस अवलोकन। और फिर आकृति गायब हो गई। धुंध फिर से छा गई। नोआह वहीं खड़ा रह गया, सांस अटकी हुई, शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा दौड़ रही थी। वह राक्षस नहीं था, वह कुछ और था, कुछ और भी भयानक। एक दानव, डार्क ड्रैगन, द समन्ड हीरो एज ए विलन, चैप्टर 12, ही हु कमांड्स बीस्ट्स। डार्क ड्रैगन, बुलाया गया नायक असल में खलनायक है। अध्याय 12, वह जो दानवों को आदेश देता है। तीसरी लहर कदमों से शुरू नहीं हुई, वह शुरू हुई जादू से।
एक धड़कन घाटी में ऐसे फैली जैसे किसी झटके की लहर हो, एक अचानक शक्ति का उभार, जो न आग थी, न ही गर्जना, बल्कि दबाव। नूह लड़खड़ा गया क्योंकि उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी, और एक पल बाद भूल भुलैया की दीवारें एक साथ चकनाचूर हो गईं। सिर्फ दरार नहीं, नहीं बस हल्की चोट, पूरा विनाश। पत्थर हर दिशा में विस्फोट की तरह उड़ गए। जिस रणनीति पर वे भरोसा कर रहे थे, नियंत्रित सनकरे रास्तों का किला, अब मलबे का मैदान बन चुका था। धूल के मोटे गुबार उठे, जिससे सांस लेना और देखना मुश्किल हो गया। नूह खांसते हुए अपनी आंखें ढककर ढही हुई दीवार के टुकड़े पर चढ़ा। हर तरफ से चीखें सुनाई दी, शूरवीर फिर से इकट्ठे हो रहे थे, कुछ लहूलुहान, कुछ स्तब्ध। आर्लो उसके पास आकर उतरा। उसका कुर्ता मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान जस की तस थी। ठीक है, आर्लो ने अपनी बाहों से धूल झाड़ते हुए कहा, मानना पड़ेगा, ये काफी दिखावटी था। वे हमें खुले में धकेल रहे हैं, नूह ने कहा, धुंध के बीच हरकत ढूंढते हुए। और फिर दानव आए, लेकिन पहले जैसे नहीं। इस बार कोई चीख नहीं, न कोई अंधी दौड़, न ही पागलपन। वे धुंध से क्रमबद्ध निकल कर आए, कतारों में, पंक्तियों में, समान दूरी पर, पूरी तरह एक साथ। उनके पंजे पत्थर को मुश्किल से छू रहे थे। उनकी आंखें एक साथ चमक रही थीं। उनमें कोई अराजकता नहीं थी, सिर्फ उद्देश्य। वे संगठित हैं। एक शूरवीर ने फुसफुसाया, दानव यहाँ है। सर एंजो ने अपनी तलवार उठाई। पंक्तियां बनाओ, राजा की रक्षा करो। शूरवीर फुर्ती से संभलें। तलवारें उठीं, ढालें सधी। नूह और आर्लो सबसे आगे आ गए। और फिर दानव आया। वह धुंध से ऐसे बाहर निकला मानो वह खुद उसके लिए रास्ता बना रही हो। लंबा, शाही और डरावनी शांति से भरा हुआ। जब नूह ने उसे पहले देखा था, तब से अलग। अब वह गहरे धातु के कवच में था, जो बिल्कुल नया बना लगता था, चिकना और युद्ध से अछूता। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे, आर्लो की तरह, और सलीके से पीछे कंघी किए हुए। कोई शक नहीं था, ये बस कोई और दानव नहीं था। ये राक्षस नहीं था, यह एक सेनापति था। सिलियन आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक विशाल अंधकार में जादू का धमाका उन्हें दूर से आ लगा। महाराज, एंजो चिल्लाया। राजा जोर से गिरे, उनकी बख्तर बंद दरक गई। अफरा-तफरी मच गई। शूरवीर कप्तान उनके पास गिरा और तुरंत हीलिंग मंत्र जपने लगा। आर्लो, नूह गरजा, मैं संभाल लूंगा। आर्लो पहले ही हरकत में आ चुका था, दो दानवों की खोपड़ियां पकड़कर टकराते हुए। वह खुद को सिलियन और सामने की पंक्ति के बीच खड़ा कर चुका था, छोटी छोटी शक्ति की लहरें छोड़कर उनके चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र बना रहा था। नूह आगे बढ़ा। उसने सोचा नहीं, योजना नहीं बनाई। उसने अपने सहज स्वभाव को काबू करने दिया, आने वाले दानवों को फाड़ डाला। उसके पंजे चलते चलते और लंबे हो गए। उसके पैरों की चोट से पत्थर दरक गए। अब वह आदमी की तरह नहीं लड़ रहा था, वह ड्रैगन की तरह लड़ रहा था। दानव झपटे, वह झुका, घूमकर एक का गला पकड़कर बाकी दो पर फेंक दिया। एक और ने पीछे से हमला करने की कोशिश की। नूह ने उसके पंजे पकड़कर जोर से कुचल दिए। आसमान धुंधला पड़ गया। दानव सेनापति अब तक नहीं हिला था। वह युद्धभूमि के बीच खड़ा देख रहा था, सोच रहा था। फिर आर्लो की आवाज गूंजी, यही है मारुएल। नूह ने वार करते करते पलटा। तुम उसे जानते हो? हाँ। शूरवीरों से 3 बार भागा। चालाक, औसत से मजबूत और बेहद परेशान करने वाला। सचमुच मुसीबत। नूह ने और पूछने की जरूरत नहीं समझी। उसने फिर सामने ध्यान लगाया। मारुएल चलने लगा। दानव उसके लिए रास्ता छोड़ते गए। वह अजीब सी नफासत से बढ़ रहा था, उसकी आंखें नूह पर जमी हुई थीं। और फिर वे टकरा गए। मारुएल न तो दौड़ा, न ही दहाड़ा। उसने हाथ बढ़ाया, उम्मीद से कहीं तेज, और नूह की कलाई पकड़ ली। नूह ने घूमकर अपनी कोहनी उसके चेहरे पर मारने की कोशिश की। मारुएल झुक गया, नीचे से घूमा और नूह को पैरों से गिरा दिया। नूह हवा में पलटकर चारों पैरों पर उतरा, गरजते हुए। वह फिर झपटा, पंजे लहराते हुए। मारुएल उसके वारों से ऐसे बच रहा था मानो खेल रहा हो। वह नूह की ताकत नहीं परख रहा था, वह उसे समझ रहा था। तुम जानवर की तरह लड़ते हो, मारुएल बोला, लेकिन सोच इंसान जैसी है। दिलचस्प। नूह गुर्राया और नीचे से धक्का मारने को लपका। मारुएल ने उसकी गति मोड़ दी और उसे जमीन पर दे मारा। धूल का गुबार उठा। नूह लुढ़क कर बगल हुआ, तभी अंधेरे का भला पास जमीन में धंस गया। अच्छी प्रतिक्रिया, मजबूत सहज प्रवृत्ति, मारुएल ने उसके चारों ओर घूमते हुए कहा। नूह हाँफता हुआ उठा। उसने चारों तरफ देखा, टूटी भूल भुलैया, मरे हुए, सब उजड़ा पड़ा था। दानव उस बुद्धिमत्ता से हमला कर रहे थे जो उनकी अपनी नहीं थी। उसने मारुएल पर गुर्राते हुए निगाहें गड़ाईं। दानव ने नूह की तरफ एक टूटी ढाल लात मारकर फेंकी। नूह ने उसे रोकने की कोशिश की ही थी कि मारुएल उसके पीछे पहुंच चुका था और उसकी रीढ़ पर कोहनी दे मारी। नूह दहाड़ा और घूमकर पंजे फैलाए, मारुएल की छाती पर खरोंच छोड़ दी। दानव लड़खड़ा गया। नूह ने मौका पकड़ा। वह और तेज हुआ, वार पर वार जोड़ता गया, मुंह के पंजे, यहाँ तक कि मलबे के टुकड़े हथियार बनाकर। मारुएल मुश्किल से उनका जवाब दे पा रहा था। पहली बार वह पीछे धकेला गया।
फिर नूह का पंजा गहराई से उसकी छाती चीर गया और उसे टूटी दीवार से टकरा दिया। एक पल को मारुएल हिला नहीं। नूह पूरे जोर से आगे बढ़ा, ये लड़ाई यहीं खत्म करनी थी। और तभी जमीन कांपी। एक भयंकर दहाड़ युद्धभूमि में गूंज गई। नूह ने पलटकर देखा और मुश्किल से कुल्हाड़ी के वार से बच पाया। वह लुढ़क कर खड़ा हुआ और जो दिखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक मिनोटॉर, न कोई माया, न धुंध की रचना, सच्चा, ऊंचा, उसके सींग तलवारों जैसे मुड़े हुए, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुईं। कंधों पर मोटी जंजीर लिपटी थी और हाथ में विशाल टेढ़ी मेढ़ी कुल्हाड़ी, जो इंसान से भी ऊंची थी। दानव दौड़ा। नूह ने समय रहते लुढ़क कर बचाव किया, कुल्हाड़ी जमीन फाड़ते हुए गिरी। धूल और मलबा हर जगह उड़ गया। मारुएल युद्धभूमि की धूल में कहीं गायब हो चुका था। नूह के पास उसे ढूंढने का समय नहीं था। मिनोटॉर फिर आया, तेज, शक्तिशाली, लेकिन मूर्ख। वह सिर्फ ताकत से वार कर रहा था। नूह झुककर उसके पैरों के बीच से निकला और उसकी नसों को चीर दिया। दानव दहाड़ा और लड़खड़ाया। नूह उसकी पीठ पर चढ़ गया और पंजे गहराई तक गाड़ दिए। मिनोटॉर ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नूह ने उसकी गर्दन में पंजे गाड़ दिए। वह चिल्लाया। नूह उछलकर सामने उतरा और एक आखिरी मुक्का मारा। उसका जबड़ा टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। और एक झटके से नूह ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सन्नाटा छा गया। नूह हाँफते हुए पलटा। मारुएल फिर सामने खड़ा था। उसकी चोट पूरी तरह से गायब थी। वह मुस्कुराया। तो, दानव बोला, हम कहाँ रुके थे?